Hello guys, I Vishal Kaushik welcome you all to SSB Wings. So guys, this video is regarding the strategy which I used to follow during my preparation of CDS exams और इस strategy को follow करके मैंने 6 बार CDS clear किया है from 2017 first to 2020 first और बीच में एक एग्जाम था जो मैं नहीं दे पाया था because on 17 नवंबर I had to report भोपाल for my SSB, तो वही एक एग्जाम है जो मैं नहीं दे पाया था. So guys, एक चीज़ है, ये जो वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है बट वन थिंग आई कैन गारंटी यू, इट विल बी टोटली वर्थ इट, टोटली वर्थ इट. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करो, 100% गारंटी के साथ आप सीडीएस क्लियर कर लोगे बहुत ही आसानी के साथ. ठीक है, तो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन. सो गाइस, सबसे पहले एक चीज जो है मैं बता देता हूं कि जो टारगेट स्कोर हम लोग लेके चलेंगे वो क्या होगा. तो गाइस, अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो फॉर AFA, फॉर IMA या नवल अकेडमी के लिए, तो हमारा टारगेट स्कोर होगा 160 प्लस. ठीक है, और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो OTA के लिए, तो जो हमारा टारगेट स्कोर होगा वो होगा 115 प्लस. ठीक है, 115 से प्लस में. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आर्म फोर्सेस के अंदर हर कोई इक्वल है. अगर आप AIR 1 हो या आप सबसे लास्ट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साथ में जाके एकेडमी में ट्रेन करोगे. एट द एंड जो आपकी परफॉर्मेंस एकेडमी में होगी दैट मैटर्स. ठीक है, और अभी चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये. ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आज 10 तारीख है, 10 सितंबर, आज ये वीडियो पब्लिश हो रही है. आज से लेकर और CDS एग्जाम तक 14 नवंबर तक टोटल 9 संडेज हैं आपके पास, 9 संडे. ठीक है, और आपको क्या करना है कि हर एक संडे में एक मॉक टेस्ट देना है, फुल फ्लैश मॉक टेस्ट. ठीक है, और वो फुल फ्लैश मॉक टेस्ट होगा क्या, उससे पहले एक चीज दिखाता हूं मैं आपको. मैंने जब सीडीएस एग्जाम देने स्टार्ट किए थे, इफ यू कैन सी, दिस इज CDS 1 2017, पहला एग्जाम मेरा, और सबसे लास्ट एग्जाम मेरा CDS 1 2020, और बीच में जो एग्जाम मैं आपसे बता रहा था मैं दे नहीं पाया था, दैट इज CDS 2 2018. इसका मैंने प्रिंट आउट निकाला था UPSC की वेबसाइट से. अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, उससे पहले आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, CDS 1 2011. ये मेरा स्पायरल है. जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने, उससे पहले ये पेपर्स मैंने डाउनलोड किए थे. 2011 के पहले से लेके और 2016 के पहले तक आप देख सकते हो. सॉरी, 2016 के दूसरे तक होंगे ये. हाँ, 2016 के दूसरे तक देखो. अभी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, और देखो आप इसको देख सकते हो कि 2016 के दूसरे वाले में भी जो आंसर्स हैं वो मार्क्ड है नोटबुक के अंदर. ठीक है, इस पेपर के अंदर आंसर मार्क्ड है, और ये तो था GS. अभी GS के साथ साथ आप ये देखो, दैट इज मैथ अगेन 2017 के पहले से लेकर 2020 के पहले तक के एग्जाम है. मैथ का स्पायरल 2011 के पहले से लेकर 2016 के दूसरे तक. इंग्लिश था ये, अब आ जाता है आपका, सॉरी मैथ था, ये आ जाता है इंग्लिश. इंग्लिश में भी अगेन 2017 के पहले से 2020 तक के एग्जाम है, और ये है देखो इसका स्पायरल 2011 के पहले से 2016 के दूसरे तक. और देखो आंसर्स भी मार्क्ड है यार. देखो देखो आप देख सकते हो पेपर में आंसर्स भी मार्क्ड हैं. और ये रही OMR शीट जो मैं भरता था. पूरा संडे के दिन में बैठ के 3 पेपर देता था, जैसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा पेपर में. पहला पेपर इंग्लिश, दूसरा GS, तीसरा मैथ्स. 2-2 घंटे का टाइमर लगा के फोन में. आपको अभी 9 संडेज हैं आपके पास, तो एटलीस्ट आप 9 मॉक्स पेपर में दे के जाओगे. और ये क्यों करना है आपको, इसके होंगे 3 फायदे. फायदा नंबर 1, जब आप इसको मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि यार अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ.
आप कितने पानी में हो, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि यार मेरे को अभी कितना और प्रिपेयर करना है, जो कि मैंने जितना मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके अलावा और कितना मेरे को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न पे और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। अब उसके अलावा ये चीज़ पता चलेगा आपको और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है कमीशन। और यूपीएससी के अंदर ऐसा नहीं होता, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा ऊपर वाले में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। गलत वाले ज़्यादा आते हैं इसके अंदर, और गलत वाले आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि यार एक्चुअली में ये टॉपिक था क्या, उस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। क्योंकि ठीक तो कोई भी बता देगा, बताना उसका है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा फायदा जो होगा आपको इन पेपर्स को देने के बाद वो ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा। जब आप हर हफ्ते ये मॉक्स दे के जाओगे, 6 घंटे आप निकालोगे और प्रिपेयर करोगे इन मॉक्स को देने के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाएगा उस टाइमिंग को अडॉप्ट करने के लिए। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाके पेपर सोल्व करोगे तो आपको टाइम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी टाइम का प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो था एग्जाम्स का। और इसकी हम आपकी उसको OMR शीट का जो PDF है मैं इस पे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप हर चीज़ कवर कर लोगे, तो लिमिटेड टाइम में हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। और देखो मॉक्स में बता देता हूँ पहले मैं, ना कि पेपर आपको कब से डाउनलोड करना है। तो आप देखो 2017 के पहले से लेके 2021 के पहले तक टोटल 9 आपके पास पेपर मिल जाएंगे। और आप यूपीएससी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये ना आप गूगल पे सर्च कर लेना कि CDS 2 2018 का पेपर मेरे को चाहिए, तो PDF डाल के वो पेपर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से पेपर डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर मिल जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, 2017 के पहले से, क्योंकि 2017, 2018, 2019 और 2020 4 साल लिए हो गए, तो 4 साल में दो बार एग्जाम होता है, तो 8 पेपर तो वो हो गए। और अभी 2021 का पहला वाला, ठीक है। तो आपको ये 9 पेपर डाउनलोड करके उनका इसी टाइप का आप स्पाइरल बना लेना, इसी टाइप का स्पाइरल बना लेना, और OMR शीट आपको मिल जाएगी। तो आप ये करना, हर एक संडे ये आपको देना है। चलो अब सब्जेक्ट्स पे जाते हैं। तो गाइस जो इस वीडियो के अंदर मैं इन टॉपिक्स को उठा के लेके चलूंगा, तो सबसे पहले मैं GS सेक्शन के ऊपर बात करूंगा कि GS सेक्शन में आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि GS सेक्शन इज रियली टफ फॉर, मतलब लोगों का GS क्लियर नहीं होता यार, GS की कट ऑफ तक क्लियर नहीं होती। जो सेक्शनल कट ऑफ होती है 20 नंबर की, क्योंकि आपके 20 नंबर GS में होने ही चाहिए, तभी आपकी कॉपी चेक होगी यार। तो वो मेरिट में आना ना आना तो बात की बात है, पहले GS ही क्लियर नहीं होती यार। GS का पेपर 20 नंबर का पास नहीं होता। तो वहां में कितनी आपको स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी GS पेपर में, उसके ऊपर बात करेंगे। GS के बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और किस तरह से आपको कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, मैथ के अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर आपकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यार इट्स रियली हार्ड कि आप सभी के सभी टॉपिक कवर कर पाओगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके, जो मतलब हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनको अभी आप करके पढ़ के उनको सीडीएस क्लियर हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। अगर हम जीएस सेक्शन को लेके चलें तो जीएस सेक्शन के अंदर आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका टारगेट स्कोर जीएस के अंदर होना चाहिए दैट इज 45+, बिकॉज जीएस का पेपर देखो इतना आसान नहीं होता सीडीएस का कि कोई भी आके ऐसे मतलब हलवा पेपर नहीं है। तो आपको स्ट्रेटेजी इसकी इसी हिसाब से लेके चलनी पड़ेगी जो कि रियलिस्टिक हो। अभी हम 2 महीने के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो 45+ कैन बी अचीवेबल, इजीली अचीवेबल, ठीक है। क्योंकि देखो जो टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है इसके अंदर 120, और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.833 मार्क्स। तो अगर आपको 45+ स्कोर करना है तो आपके एट एनी कॉस्ट 55+ क्वेश्चंस आफ्टर निगेटिव मार्किंग, अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हो
और निगेटिव मार्किंग में कुछ क्वेश्चन कटेंगे भी, तो काट पीट के आपके 55 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट इसके अंदर होगा वो हमारा, हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भी देखो दो पार्ट्स होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसके अंदर आपको बहुत ही लिमिटेड चीज पढ़नी है, जहां से टॉपिक्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं जिन टॉपिक से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है सोलर सिस्टम और उसके रिलेटेड जितनी भी चीजें। जैसे सोलर सिस्टम में आपको सबसे पहली जो चीज पढ़नी है दैट इज सन। सन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है, फ्रॉनहोफर लाइंस, कितना टाइम लगता है, वैक्यूम है, ये सब मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद सन की प्रॉपर्टीज आपको सारी पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स। सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन काफी आ जाते हैं कि ये सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का नाम दे देंगे, पूछेंगे ये किसकी सैटेलाइट है, जैसे यूरोपा, गैनीमेडे, कैलिस्टो, ट्रिटॉन, ये पूछ लेगा किसकी सैटेलाइट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर, सैटेलाइट्स। फिर उसके बाद आपका ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब 4-4, 5-5 लाइन के टॉपिक्स हैं ये एस्टेरॉइड्स वगैरह। एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, किसी कॉमेट का नाम देके पूछ लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया मीटेरॉइड्स। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में मिलने वाली सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद आपका क्यूपर बेल्ट पूछ लेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कहाँ पे है ये क्यूपर बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट भी है एक। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, और आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी रोटेशन, रिवॉल्यूशन का, इनका भी देख लेना, क्योंकि कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि स्लोवेस्ट रिवॉल्यूशन किसकी है, कौन सा प्लेनेट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, किसकी रोटेशन सबसे फास्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा ये देख लेना एक बार। उनके नाम्स होते हैं, जैसे वीनस को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, और लॉर्ड ऑफ रिंग्स करके है क्वेश्चन, काफी सारे हैं, गॉड ऑफ वॉर, ऐसे करके बहुत सारे इनको नाम दिए हुए हैं, ग्रीक नेम्स हैं, वो भी पढ़ लेना इनके एक बार आप। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर दैट इज अर्थ। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज तो इसके अंदर आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि एक इक्विनॉक्स होता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है इस साइनोसोडल फॉर्म में, तो पूछ लेगा कि भाई बताओ आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, समर सोल्स्टिस कब होता है, और क्यों होते हैं ये। ठीक है, और फिर आपसे इस बारे में पूछ लेगा एपीहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है, जो अर्थ और सन के आपस में रिलेशन है। फिर उसी से रिलेटेड करवा देगा टाइड्स की, अर्थ की और मून के आपस में जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है उसमें क्या इफेक्ट है, टाइड्स क्यों आती हैं, कहाँ पे ज्यादा टाइड्स आती हैं। ठीक है, और एक्लिप्सिस के बारे में पूछ लेगा रोटेशन इसके ऊपर की, एक्लिप्स आ रही है तो क्यों आ रही है, उसके रीजंस होते हैं, एपोजी, पेरिजी, टोटलिटी ट्रेल, ये काफी सारे जो टर्म्स हैं इसके, ये रोटेशन एंड रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, और साइड बाय साइड आपको जो पढ़ना है वही बता देगा आपको, पेरीहीलियन, एपीहीलियन, सब चीज। और इससे रिलेटेड एक चीज और है जो आपको देखनी है, दैट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अर्थ के रोटेशन के हिसाब से लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें क्या है, आपको टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन आता है इसका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, इसका क्वेश्चन आता है टाइम जोन के, टाइम जोन से रिलेट करके। और कई बार ऐसा हो जाता है कि अर्थ को ऐसा बना देते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी ये तो गलत बन गया। तो अर्थ के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा अगर कोई आदमी इक्वेटर पे खड़ा होगा, ऐसे होरिजन पे खड़ा होगा, और वो इधर कहीं सन को देख रहा होगा, इधर कहीं सन को देख रहा होगा, तो एक होता है आपका, और ये सब चीज। तो अब जो इस आदमी की इसको देखने का व्यू पॉइंट होगा, तो सन परपेंडिकुलर चलेगा इसके या इसके ओवरहेड जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके ऊपर। और ठीक, अब इसके आगे आपको पढ़ना है इंटरनल कंपोजिशंस ऑफ अर्थ। ठीक, जो देखो 3 लेयर्स हैं, ये ऐसा करके आता है ना, आपने पढ़ा होगा शायद,
आपका ये क्रस्ट, मेंटल कोर, इसके अंदर भी दो दो लेयर होती हैं। इन लेयर के नाम या लेयर्स को सेपरेट कर रही है डिस्टेंस, इनकी प्रॉपर्टीज कि इसमें सिलिकॉन कंटेंट कितना है, इसमें आयरन फेरस ये है तो आपका निकलर आयरन है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, साइड बाय साइड जब आप पढ़ोगे तो इन लेयर्स के अंदर जो सीज्मिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो पढ़ोगे। पीएसएल वेव्स का क्या कंडीशन है, जो पीएसएल वेव्स होती हैं वो, और अर्थक्वेक्स भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसी से रिलेट होगा आपका अर्थक्वेक भी। ठीक है, वो पढ़ना है आपको। और साइड बाय साइड इसी में इंटरनल कंपोजिशन में जाता है फिर टाइप ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक। इसके अंदर आपकी इग्नेयस, मेटामॉर्फिक, ठीक है, इग्नेयस रॉक आ जाती है आपकी, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक आती है, मेटामॉर्फिक, और तीसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक। इनके बारे में आपको पढ़ना है। किसी एक उसका नाम दे देगा आपको, एक मान लो लाइमस्टोन कह देगा आपसे, लाइमस्टोन है तो ये मेटामॉर्फिज्म होने के बाद मतलब ये किस में कन्वर्ट होती है, तो लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में सेडिमेंट होने के बाद। इस तरह से शेल, शिस्ट, काफी सारे ये टर्म्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। ये जब आप रॉक्स पढ़ोगे इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है दैट विल बी आपका एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर हम बात करें, और देखो एक चीज और है, पिछले वाले में आपको वोल्केनोज भी पढ़ने हैं, साइड बाय साइड रिलेट हो गए ना। जब आप इंटरनल एक्टिविटीज पढ़ोगे रॉक्स वगैरह, तो वहीं पे वोल्केनोज भी आ जाते हैं, तो वोल्केनोज वहीं पे कवर्ड हो जाएगा आपका। अब बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में आ जाती है पहले तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ठीक है, और उनका सिग्निफिकेंस, एटमॉस्फेरिक लेयर का सिग्निफिकेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन सी लेयर कितने किलोमीटर तक आती है, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी उसकी। लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इक्वेटर पे कितना उसकी थिकनेस होती है, फिर पोल्स पे कितनी थिकनेस होती है, वो पूरा का पूरा इसको आपको कवर करना है। ठीक है, और इसी एटमॉस्फेयर के अंदर ही फिर अगला टॉपिक आएगा आपका प्रेशर बेल्ट्स। ये अर्थ इस तरह से बनाने के बाद, ये मान लो इक्वेटर है, सबसे पहला जोन आता है यहाँ क्या ये कौन सा जोन है, लो प्रेशर। देखो इक्वेटोरियल ये लो प्रेशर जोन होता है, उसके इमीडिएटली फिर ये हाई प्रेशर जोन होगा, फिर अगेन लो प्रेशर जोन होगा, फिर ये हाई प्रेशर जोन होता है, और मतलब एट द एंड जो यहाँ पे ये जो हमारे ये होते हैं पोल्स होते हैं, पोल्स पे काफी हाई प्रेशर जोन होता है। तो मतलब इनको क्या बोलते हैं, ये टॉरिड जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है, क्लाइमेट भी इसी के अंदर रिलेट हो जाता है ना। ये वाले टॉपिक आपको देखने हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको ये हो गया। फिर क्योंकि जब आप प्रेशर बेल्ट्स पढ़ोगे तो प्रेशर बेल्ट्स के साथ साथ ही जो टॉपिक इससे रिलेट होता है वो होता है साइक्लोन्स, क्योंकि जब दो प्रेशर बेल्ट्स और दो आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, मान लो ये हॉट प्रेशर बेल्ट है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हो जाता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। ठीक है, और तो जब ये आपस में आके जिस जगह मिलती हैं तो वहां फ्रंट बनते हैं। ठीक है, और उन फ्रंट में जब फिर ये फ्रंट आपस में एक दूसरे के ये कांटेक्ट में आते हैं तो फिर बनते हैं साइक्लोन्स। अब साइक्लोन होगा या एंटी साइक्लोन होगा वो डिपेंड करता है, तो आपको यहीं से टॉपिक रिलेट हो जाएगा साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, इनके डिफरेंट रीजंस में क्या क्या नाम है ये आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक कवर करना है आपको। ठीक है, और इसी में देखो अब जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन ऐसे नहीं बनता, वो अपने साथ क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, तो आपको क्लाउड्स का टॉपिक भी पढ़ना है। ये क्लाउड्स कितने कितने तरह के होते हैं, आपका सिर्रस क्लाउड, सिर्रोकुमुलस क्लाउड, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है, ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड, ये क्लाउड्स के टाइप और क्लाउड्स के नाम भी आपको पढ़ने हैं। वो जब आप ये टॉपिक साथ में कवर करके पढ़ोगे ना, ये साइक्लोन्स और क्लाउड्स, तो बहुत इजीली चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और इन सब चीजों के बाद में जो आपका एल नीनो है और लानीना है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको कवर करना है साइड बाय साइड। एल नीनो, लानीना, ये सब इसी आपका प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड है टॉपिक्स, ये सब साइड बाय साइड आपको कवर हो जाएंगे।
अल नीनो और ला नीना का इंडियन मानसून पे इफेक्ट पूछता है कि अगर अल नीनो स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा। अगर अल नीनो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा मानसून वीक हो जाता है, और ला नीना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। तो क्या है ये सब आपको पता चलेगा एट द एंड। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा जहां पे आप कम टाइम में इन सारे टॉपिक्स को बहुत जल्दी से कवर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, वो आता है आपका इसी में लोकल विंड्स। इसी में आपको लोकल विंड्स जरूर पढ़नी है, क्योंकि लोकल विंड्स के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कि मान लो कई सारी अफ्रीका में होती है, कमसिन, गिबली, हबूब, हमटन, ऐसे नाम है इनके। चिनूक कहाँ पे चलती है, और उनके नाम, चिनूक को आइस ईटर बोलते हैं। ये एस्ट्रल एक नाम करके है वहां पे, रॉन वैली, फ्रांस, फ्रांस में कौन सी वो बहती है, कारा बुरान, बुरान, ये सब चलती है सेंट्रल एशिया में, साइबेरिया रीजन में। तो आपको लोकल विंड्स भी पढ़ के जानी है, लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल विंड्स, ठीक है। लोकल विंड्स के बाद अगर हम बात करें तो ओशियनोग्राफी, अगला टॉपिक आपको पढ़ना होगा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंदर आपको क्या चीज पढ़नी होती है, रिलीफ्स, सी बेड आपको पढ़ना है कि भाई क्या उसका हमारा रिलीफ्स का एक ऐसा है ना कि जब ये बन के चलता है नीचे की साइड में, ये लैंड है और ये फिर यहाँ पे रिवर है, तो ये रिलीफ्स हैं, सी बेड है, यहाँ पे एवेसल प्लेन, एवेसल प्लेन कहाँ तक स्टार्ट होता है, फिर गयोट्स होते हैं, ट्रेंचेस होती हैं इसके अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑयल कहाँ पे मिलता है, किस रीजन में ऑयल मिलता है, एंडेसाइट रॉक क्या होती है, ये टॉपिक आपको कवर करना है ओशियोग्राफी में, ठीक। उसके बाद इसी के साथ साथ आपका हो जाएगा, जब आप पढ़ोगे ये टॉपिक, इसमें आपके कवर हो जाएंगे आइलैंड्स एंड रीफ्स। ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया साइड में आइलैंड्स जो हैं और रीफ्स हैं, और हमारे इधर लक्षद्वीप साइड में जो है, ये आपको पढ़ना है इसी के साथ, आइलैंड्स एंड रीफ में, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर कवर होता है वो आता है ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स मतलब मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से, और इधर जाके कहीं ऑस्ट्रेलिया ये हो जाता है ऐसे, बहुत मतलब उधर साइड में जाके, इमीडिएटली नहीं आता, मतलब ऐसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इधर रीजन में कौन सा ओशियनिक करंट फ्लो होता है, और इधर रीजन में कौन सा ओशियनिक करंट फ्लो होता है, यहाँ कौन सा ओशियनिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ कौन सा ओशियनिक करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये अगर हम बात करते हैं उसकी साउथ अमेरिका की, तो यहाँ इधर चिली वाले रीजन में कौन सा है, यहाँ पे इक्वाडोर करंट, पेरू करंट, ऐसे करके क्वेश्चन नाम होते हैं इनके, एल साल्वाडोर करंट, और मतलब ऊपर ऊपर से आ जाता है आपका कोल्ड करंट है, हॉट करंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद जो तो आपका टॉपिक आता है वो आता है वर्ल्ड क्लाइमेट्स, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स। वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स के अंदर चीजें ऐसी हैं कि आपको देखना है कि किस लैटिट्यूड पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है। मान लो ये अर्थ है, तो इसका प्रॉपर एक चार्ट होता है, इसकी याद करने की ट्रिक होती है, ऐसे चार्ट कवर होता है, और ये फॉलो करता है हर किसी के लिए। कोई भी कॉन्टिनेंट होगा उसमें ये फॉलो करते हैं चीजें, ऐसे करके चार्ट होता है कि यहाँ यहाँ कौन सा रीजन पड़ेगा कॉन्टिनेंट में, इधर कौन सा रीजन पड़ेगा, इधर कौन सा रीजन पड़ेगा, ये पूरा का पूरा वो दिया होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आप वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप, जैसे चाइना टाइप है, सूडान टाइप क्लाइमेट है, स्टेपी टाइप क्लाइमेट है, एवरग्रीन क्लाइमेट है, वो कहाँ होता है, ब्रिटिश टाइप का एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। ऐसे करके क्लाइमेट के नाम होते हैं, वो पढ़ना है। और मतलब यही ना कि किस लैटिट्यूड पे और किस जगह पड़ेगा, अगर किस लैटिट्यूड में पड़ रहा हो, ठीक है। और उसकी वेजिटेशन कैसी मिलती है वहां पे, तो क्लाइमेट टाइप्स और वहां पे वेजिटेशन, ग्रास लैंड कहाँ पे है, ये सब चीजें होती हैं उसके अंदर। अब ये सब करने के बाद जब आप इतना कर लोगे, फिर आपको करना है मैप वर्क। और एक चीज आप ध्यान रखो, सीडीएस के अंदर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी से सीडीएस में रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, वो सिविल सर्विसेज वाले पढ़ते हैं, तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़नी। फिर आता है आपका मैप वर्क। आपको मैप वर्क में क्या करना है, आप एक चीज बता देता हूं कि स्टार्टिंग से और अभी तक, ये तो मैप वर्क एडिशनल हो गया, आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे आप बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे। मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बिना मैप के ज्योग्राफी पढ़ना इज लाइक समथिंग कि यार आप हवा में तीर मार रहे हो, ठीक है। तो जब आप मैप के साथ ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। तो आपको मैप वर्क में क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट पीक्स
कोई माउंटेन्स होगा, ठीक है। रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वहां पे कोई ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड के ऊपर क्वेश्चन आता है, भी पीछे एफकेट में क्वेश्चन आया था, सब सारे के सारे सेट के अंदर क्वेश्चन था ग्रासलैंड में। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स हो गया। डेजर्ट्स के बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर वोल्केनोज, ठीक है। ये सारे चीजें आपको कवर करनी है साइड बाय साइड। इंपॉर्टेंट लेक्स और आइलैंड्स, आइलैंड्स के ऊपर सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है सीक्वेंस देके कि बताओ इनमें से कौन सा आइलैंड बड़ा है, कौन सा आइलैंड छोटा है, ठीक है। ये पेटेंट क्वेश्चन है सीडीएस में। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही आपको करना है, ये भी बहुत है अगर इसको भी कर लोगे तो। फिर आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है वो है इंडिया का फिजिकल फीचर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल और आपका मतलब सॉरी ये हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, किस कितने डिग्री से कितने डिग्री तक यहाँ पे है और कितने डिग्री से कितने डिग्री तक यहाँ पे है, ये सब चीजें, ठीक है। और बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, किस कंट्री के साथ कितनी बाउंड्री हमारी मैच हो रही है, ठीक, ऐसे करके। कोस्ट लाइन कितनी है, किस स्टेट की ज्यादा कोस्ट लाइन है, ये सब चीजें फिजिकल फीचर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ना है इंडिया का माउंटेन सिस्टम। अब ये बोलोगे यार बची क्या गया, इसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, सब चीज नहीं पढ़ना। माउंटेन सिस्टम, माउंटेन सिस्टम में आ जाओ पहले नॉर्थ इंडियन, जो हिमालय सिस्टम है, उसके बाद आपका उसका हिमालयन के अंदर आपको और चलो दोनों के साथ बताता हूँ, हिमालयन और डेक्कन प्लेटू और घाट्स, मतलब प्लेटूज बीच के और भी जो मिडन इंडिया में है, जैसे काफी सारी रेंजेस हैं, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल रेंज, ये सारी रेंजेस आपको कवर करनी है। आपको मतलब इनके यार इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए, मतलब कि कौन सी पीक इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर रेंज की, जैसे महादेव, मैकाले ऐसे करके आती है मिडिल इंडिया में, ठीक है। घाट्स, तो इन सभी के अंदर और जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स और इनके अंदर पासिस हैं, जैसे ऊपर बुर्जिल, जोजिला, जलेबला, ये पासिस हैं हिमालयन रीजन में। और घाट्स के अंदर पासिस हैं, बोर घाट, थाल घाट, इन घाट के जो पीक्स हैं, उसके अलावा जो पासिस हैं वो आपको पासिस भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो पूरी इंडिया में जो रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, जैसे अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट पे कौन सी रेंज है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये कवर हो जाएंगे सारे, जब आप ये माउंटेन रेंज पढ़ोगे ना तो वो उसमें ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। और कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है, कौन सी, ये राजस्थान के अंदर जो ये आपका अरावली रेंज है, अरावली रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी हिल है, जो सबसे बड़ी पीक है वो कौन सी है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इसके अंदर। फिर आता है आपका रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में आपको जितनी भी रिवर्स हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन रिवर्स हैं, तो आपको देखो सबसे पहले तो रिवर्स एंड लेक्स, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पहले पूछ लेगा, ट्रिब्यूटरी का नाम दे देगा कि ये बताओ इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी इसकी नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं वाले सवाल ज्यादा आते हैं, चार नाम दे देगा, वो जगह बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो रिवर्स एंड लेक्स, सबसे पहले तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ये आपका कावेरी, गोदावरी, ये सब साइड में, महानदी इधर साइड में बहती है। फिर फ्लो के ऊपर आ जाता है कि ईस्टर्न फ्लो और वेस्टर्न फ्लो, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरी।
ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चीज इसके बाद आपको पढ़नी है फिर सॉइल्स। ठीक, ये प्योरली मैप वर्क है, इंडियन ज्योग्राफी इज प्योरली मैप वर्क। सॉइल्स इन इंडिया, कितने टाइप की सॉइल है, एलुवियल कहाँ मिलती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है, ठीक है, लिटराइट सॉइल कहाँ पे मिलती है, एरिड सॉइल कहाँ पे मिलती है, किस रीजन में मिलती है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, अगर आप आधा आधा घंटा लगाओगे तो उसमें पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साइड बाय साइड नेचुरल वेजिटेशन, किस जगह पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, हमारे इंडिया में मतलब मोस्टली ट्रॉपिकल डेसिडुअस ये पाए जाते हैं। फिर कुछ हिमालयन रीजन में कौन सी जो हमारे वेजिटेशन है वो पाई जाती है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, ये टॉपिक कवर करना है उसको। और मॉनसून, ठीक, मॉनसून के ऊपर क्वेश्चन आता है। और जो मैंने आपको पहले बताया था एल नीनो और लालीना का इफेक्ट इंडियन मॉनसून पे, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने हैं मिनरल एंड रिसोर्सेज। ये देखो ये ऑलमोस्ट फिर रट्टे वाली चीजें आती हैं, किस स्टेट के अंदर कौन सा मिनरल मिलता है, फिर रैंकिंग आ जाती है किस स्टेट में ज्यादा मिलता है किस में कम मिलता है, ठीक है। और इसके बाद आपका जाएगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पावर प्रोजेक्ट पूछ लेता है कई बार इसके अलावा, ठीक है, कौन सा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, डैम वगैरह, किस रिवर पे कौन सा डैम है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। अब बात यह है कि पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना क्या है ये तो हो गया, पढ़ना कहाँ से है। तो देखो दो चीजें हैं, आप ये पढ़ोगे जीसी लियोंग से, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है वो पढ़नी है जीसी लियोंग से। अगर आपके पास बुक है जीसी लियोंग तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे बुक अपडेटेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ जीसी लियोंग की वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो एक यूट्यूब चैनल देखो जहां से मैं भी रेफरेंस लेता था, वहां पे सीडीएस नहीं है, वहां पे क्या है आपको आईएएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, आईएएस प्रीवियस ईयर पेपर है 2000, ये आपका 1998 से लेके 1998 टू 2018। चैनल का नाम है सिविल स्टेप, उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रीवियस ईयर पेपर को लेके, और वो मतलब जो क्वेश्चन सेट किए हुए हैं ना वो एज अ पूरा टॉपिक वाइज सेट किए उन्होंने, कि जो क्वेश्चन आया वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो स्टार्टिंग ऐसे करके ना, जैसे जो भी मैंने जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक कवर किए हैं उसी सीक्वेंस में टॉपिक कवर्ड है, ठीक है। तो या तो आप जीसी अगर खुद पढ़ना चाहते हो तो जीसी लियोंग से पढ़ लो, और आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो तो ये यूट्यूब चैनल है सिविल स्टेप, आप यहाँ से जाके वीडियो लेक्चर्स इनके प्रीवियस ईयर पेपर आईएएस के हैं, ये सिविल सर्विसेज के, क्योंकि लेवल अच्छा खासा है देखो सीडीएस का भी। तो आप जब ओवर प्रिपरेशन नहीं कहूंगा मैं, जब आप एक अच्छी खासी प्रिपरेशन और एक अच्छी खासी अप्रोच लेके जाओगे तो वो इजीली कवर हो जाता है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ये तो था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब वहां से हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीजें कवर की हुई हैं, मोस्टली चीजें कवर की हुई हैं, 99 मतलब समझो 90% चीजें कवर की हुई हैं उस नोट्स के अंदर। अगर आप वैसे बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप लूज एंड प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप क्योंकि फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी में मतलब ऑलमोस्ट एक्चुअल फाइल होती है या करंट से रिलेट कर देंगे, तो आप लूज एंड से पढ़ सकते हो इंडियन ज्योग्राफी। या अगेन अगर आप चाहते हो तो इसी की पूरी प्लेलिस्ट है, उस वाला इंडियन ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है उसी चैनल पे सिविल स्टेप पे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हो, ठीक। अब अगला जो सब्जेक्ट आता है हमारे पास दैट इज इंडियन पॉलिटी, माय फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। इसमें आपको टॉपिक बताने से पहले एक चीज दिखाता हूं मैं,
देखो ये है मेरे पॉलिटी के नोट्स। मैं पॉलिटी हिंदी में पढ़ता हूँ और ये है 16 टॉपिक्स, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे वहां पे। 16 टॉपिक्स हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगा क्या क्या लिखना है। और ये जो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे ना, अपने खुद के हैंड रिटन, ये मैंने 3-4 बुक्स का रेफरेंस लेके तब प्रिपेयर करे थे। उसके अंदर टॉप पे थी लक्ष्मीकांत, फिर एनसीईआरटी और एक दो बुक और थी, हिंदी की आती है बुक परीक्षावाणी, तो वहां से रेफरेंस लेके मैंने प्रिपेयर करे थे नोट्स। और मतलब आप ये कह लो कि इन नोट्स को प्रिपेयर करने में मेरे को 6 महीने लगे थे। तो टोटल 126 पेज है, अगर आप देख सकते हो टोटल 126 पेज है। इन 126 पेज के अंदर सब कुछ है, सब कुछ। मैंने जितने भी सीडीएस एग्जाम दिए हैं या उसके अलावा मैंने अगर एफकेट भी दिया है, तो एफकेट में तो इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता। सीडीएस में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, लेकिन देखो सीडीएस इज डायनेमिक, वहां पे एक दो क्वेश्चन चला जाता है। तो मान लो अगर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, उन 15-20 क्वेश्चन में आप मान के चलो 90% क्वेश्चंस इन्हीं नोट से बाहर आज तक मैंने नहीं देखे। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, आप टॉपिक देख के आप कर लोगे। तो सबसे पहली तो जो चीज पढ़नी है आपको, टोटल 16 टॉपिक्स हैं। और ये जो 1740 और ये सब चीज है ना, ये 1770 में क्या हुआ, कौन सा एक्ट आया, ये हुआ है, भाई ये कुछ नहीं पढ़ना, इट इज बुलशिट। इससे क्वेश्चन आते नहीं है आजकल। आपको सबसे पहला जो टॉपिक, अगर हम सीक्वेंस वाइज लेके चले, देखो मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ टॉपिक उठाता हूं। ठीक है, सबसे अगर टॉपिक सीक्वेंस वाइज भी लेके चलते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, लोग पढ़ते रहते हैं कि 1770 में कोर्ट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई क्वेश्चन ही नहीं आते, पढ़ के क्या करोगे उससे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंने चीजें लिखी हैं, सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर क्यों बनाया गया और किस मिशन प्लान के अंदर ये आया, ये बंटवारा होने की बात होने से पहले फिर कितने सीटें होनी थी, 389 होनी थी, 389 किस किस जगह से होनी थी, प्रिंसली स्टेट कौन सी थी, ब्रिटिश इंडिया कितनी थी। ठीक है, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें उसको किसने हेड किया, देखो प्रॉपर ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक, बकवास लिखनी नहीं भाई, पहली जब आती नहीं तो। ठीक है, एस सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ये सब चीज फिर वहां से स्टार्ट करना है। मतलब 1946 से मेरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट है, उससे पहले क्या हुआ मेरे को कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की मांग, मतलब अगर इंग्लिश में बोलूं तो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, फिर इंडियन नेशनल फ्लैग कैसे हुआ, जनगण गण, ये जनगण मन है, इसको कब, ये चीज मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें भी बस वो। फिर कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन था, और सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, तो देखो ये लिखा हुआ भी है मैंने। ठीक, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी जैसे और उनके हेड, जैसे यूनियन पावर कमेटी का हेड कौन था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी का हेड कौन था, स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन था, फ्लैग कमेटी का हेड कौन था, और एडवाइजरी कमेटीज थी कुछ, उनके हेड कौन थे। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बस वही चीज कवर की हुई है इसके अंदर। अंतरिम सरकार मतलब इंतरिम गवर्नमेंट में के अंदर कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी मिनिस्ट्री उनको दी गई थी। फिर जो फर्स्ट कैबिनेट था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके अंदर कौन कौन लोग थे, बस इतना। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मुश्किल से मुश्किल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेज, मतलब अलग अलग पेज, 4 खड़े पेज। ठीक है, 4 पेज के अंदर ये पूरी की पूरी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म है। ठीक, तो लिमिटेड चीज पढ़ो, 1946 के बाद के इवेंट पढ़ो बस उसके अंदर। और ये ड्राफ्टिंग कमेटीज, डिफरेंट कमेटी, उस कमेटी में कौन था, इस कमेटी में कौन था, मीटिंग्स कब कब हुई, ये सब चीज पढ़नी है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर आप पढ़ो, अब मैं आपको वैसे बताता हूं जैसे सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है। अब आप पढ़ो प्रेसिडेंट। अब आपको टॉपिक पढ़ना है प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है। ठीक है,
ये सब चीज करनी है। इसका इलेक्शन कैसे होता है, पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के पास, ठीक, कौन मतलब प्रेसिडेंट को आपका ओथ कौन दिलाता है, टेन्योर कितना होता है, ठीक, उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट का, और अगर इम्पीचमेंट नहीं हो रहा है तो नॉर्मली क्या तरीके हैं उसको अपने जो पोस्ट को वैकेंट करने के, और अगर पोस्ट वैकेंट है तो फिर क्या तरीके हैं उसकी पोस्ट को फिल करने के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये, फिर प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट, ये सब चीजें जो प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उसके अंदर जुडिशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स जिसको बोलते हैं, फिर फाइनेंशियल पावर्स क्या है, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, इमरजेंसी पावर्स क्या है, ठीक है, और फिर नेशनल इमरजेंसी पढ़ना इसी में, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर्स आती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ही करता है, प्रेसिडेंट कैसे करेगा, देखो पूरा बकायदा प्रॉपर डेमो टाइप नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इन नोट्स से मैं आपको मतलब ये नोट्स प्रोवाइड कराऊं तो, या इन्हीं नोट्स से आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई विल मेक अ सीरीज बेस्ड ऑन दीज नोट्स, पूरे के पूरे नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एज इट इज। आपके सीडीएस एग्जाम से पहले एक गारंटी मेरी है कि आपको पॉलिटी मैं तैयार करा के भेजूंगा, और पॉलिटी में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 18 क्वेश्चन की गारंटी मैं लूंगा। आप लोग 18 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर आते हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स, वीटो पावर कितनी है, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जस्ट बाद आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कौन अपॉइंट करता है, किस आर्टिकल में है, सैलरी कितनी है, रेजिग्नेशन किसको देगा, ये इसको रिमूव करना है इसकी पोस्ट से तो फिर कैसे रिमूव होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सीडीएस में कि भारत का राष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता, मतलब विच ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। उसी के बाद आता है फिर आपका प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब पीएम एंड सीओएम, ये अलग टॉपिक है इसके अंदर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें फिर चीजें आ जाती हैं कि किस आर्टिकल के अंदर पीएम की पोस्ट है, ये फिर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वर्किंग टेन्योर कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। उसके फिर पावर्स एंड फंक्शन, जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किसके, और फिर जो पीएम है वो किस किस काउंसिल का हेड होता है, ये किसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पिछले एक सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसका हेड कौन होता है, ठीक है, इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और फिर उसी के बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस आर्टिकल में है, ठीक, कैबिनेट के अंदर कौन होते हैं, जो कमीशंस बने हैं डिफरेंट से सरकारी कमीशन है, ठीक है, वो मिनिस्टर्स। एक क्वेश्चन ये होता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही है कि एक ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किसके ऊपर ये है क्वेश्चन है कि लोकसभा या राज्य, ये मतलब लोकसभा जो है या मतलब हमारा संसद कह लो, उसमें कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं, कितने लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं, एक लिमिटेड डिफाइन की हुई है। तो 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ओनली 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये सब चीजें इसके अंदर जाएंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, ये चीज पढ़नी है आपको, इसका ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ये चीज स्टेट पे भी एप्लीकेबल होती है कि अगर कोई स्टेट मान लो यूपी है तो यूपी में कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो वहां की जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा उसकी आपकी विधानसभा की वो 403 है, तो 403 का 15% इज 60, अप्रोक्स में 60, तो वहां पे 60 ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं बस, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यूनियन टेरिटरीज, जो मैंने लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में है, और कौन कौन से ये है, कौन कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, किस, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर यूनियन टेरिटरी के ऊपर आता है कि किस हाई कोर्ट के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी है, सीधा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है कि किस यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो है ये कौन सा हाई कोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। और आर्टिकल 241 जो कि
यूनियन टेरिटरीज से हाई कोर्ट, मतलब यूनियन टेरिटरीज को जुडिशरी के अंदर लाने के रिलेटेड है, ठीक है। फिर आती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी पढ़नी है। फिर इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटीड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। पॉलिटी में टेंशन नहीं लेनी, पॉलिटी तो एक नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर सबसे पहले जो आपको पढ़ना होता है वो आपको होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसी के साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो आपका ये एजीएस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसी के साइड बाय साइड आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है, फिर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ठीक। ईसीआई इसमें कब बना, कौन से आर्टिकल में है, उसके उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसका हेड कौन है, उसको उसका जो इनके जो स्टेटस होता है वो किस लेवल पे होता है, इनके पावर्स एंड फंक्शन क्या है, ये किस किस, ये कौन कौन से इलेक्शंस करवाते हैं यूनियन कमीशन वाले, और क्या काम है इनके, इनका इसका जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब हुई थी, बीच में जो चेंजेस हुए क्या क्या चेंजेस हुए, कभी इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, कभी इसको फिर 1 मेंबर बॉडी बनाया गया, ठीक है, ऐसे करके। फिर आता है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस आर्टिकल में है, क्या पावर्स होती हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं। कौन अपॉइंट करता है इनके मेंबर्स को, क्या क्या ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ये सब चीज अभी कौन सा चल रहा है, ये सब चीजें हो जाती हैं इसकी। अभी 15th फाइनेंस, ये जो आपका है फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उनके हेड पूछ लेगा कि करंट फाइनेंस कमीशन का हेड कौन है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है इसके बाद जो टॉपिक वो आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग आ गया। कैग में फिर वो इसे इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, रेजिग्नेशन किसको देगा, पावर्स एंड फंक्शन क्या है इसके, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका यूपीएससी आता है। यूपीएससी किस आर्टिकल में है, सेम चीज यूपीएससी के लिए है। यूपीएससी किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, कौन अपॉइंट करता है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर कितना होगा, ये सब चीज साइड बाय साइड आपका आता है। आर्टिकल 338 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 338। इसके अंदर नेशनल कमीशन ऑफ SC ST एंड ओबीसी है, 338, 338A, 338B। इसके अंदर आता है आपका ये SC ST, मतलब SC ST और OBC इसी के अंदर आते हैं। उनके क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, कौन अपॉइंट करता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इनको बनाया गया। और फिर ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मान लो आपका जो कैग है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इसके मतलब CEC है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, इनको इनके पोस्ट से कैसे रिमूव किया जाता है, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। देखो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसके अंदर, पूरा का पूरा प्रोसेस है, इनको कैसे रिमूव किया जाता है इनकी पोस्ट से, ठीक है। उसके बाद आपको जुडिशरी पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट आ गया, इसके अंदर कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर जज कम करना या बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन इसके जज घटा सकता है बढ़ा सकता है। फेमस केसेस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कि एक कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऐसे करके, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, रिमूवल कैसे होगा इनका। फिर जो सुप्रीम कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, रिव्यूअल जुरिडिक्शन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है कि प्रेसिडेंट को कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये एडवाइस करेगा, उसका अपील जुरिडिक्शन है, ठीक है। रिट जुरिडिक्शन है कि रिट कौन से आर्टिकल्स के अंदर आती हैं, कौन कौन सी रिट्स हैं, कैसे कैसे आदमी उसको ले सकता है। फिर उसका अदर जुरिडिक्शन आ जाते हैं, ठीक है, कि जैसे यूपीएससी के मेंबर्स और जो उसके हेड होते हैं उन पर ये नजर रखता है। सभी के सभी जो नीचे जुडिशरी ये कोर्ट्स काम कर रहे होते हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, उनके ऊपर ये मतलब उनको गाइडलाइंस इशू करता है और उनके काम को ये देखता रहता है कि सही सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट एक बोलते हैं इसको अंतिम व्याख्याकार,
जो लास्ट में उसको एक्सप्लेन करेगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कि मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज का अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, फर्स्ट चीफ जस्टिस इंडियन जस्टिस मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का चीफ जस्टिस फर्स्ट पहला कौन था, इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉन्ड हुआ हुआ चीफ जस्टिस कौन था, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस किसी भी स्टेट की कौन रही है, ऐसा करके। फिर इसी के बाद आपके हाई कोर्ट आ जाता है, तो हाई कोर्ट में भी ये किस आर्टिकल में है, कहाँ से कैसे हुआ, फिर क्वालिफिकेशंस कैसे हैं, अगर कोई जज बनना चाहता है तो क्या क्वालिफिकेशंस होगी उसकी, ठीक है। उनमें जज नंबर ऑफ जज घटाने बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये सब टॉपिक्स, रेजिग्नेशन त्याग बदल, और उसका फिर उसके जो पावर्स हैं हाई कोर्ट की वो कहाँ पे आती हैं, उसको कुछ रिलेटेड मतलब अभी केसेस हैं, जैसे ग्राम न्यायालय अधिनियम अभी लागू हुआ था, मतलब 2018 में आया था लेकिन अभी लागू नहीं हुआ वो, ग्रामीण भारत में न्याय को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है, मतलब रिट वाला है इसका। और अनुसूची 9 आर्टिकल, ये आपको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है इनको। फिर उसके बाद जुडिशरी के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है अगला, दैट इज पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर आपको पंचायत पढ़नी है, ठीक है, पंचायत किस आर्टिकल में है, ठीक, और कहाँ किस आर्टिकल में है, अगर ये डीपीएसपी में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है डीपीएसपी में, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ पंचायत का, उसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बलवंत राय कमेटी बनी थी उसके ऊपर, फिर बाद में क्या उनकी रिकमेंडेशंस थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको एक स्टैचुरी मतलब एक स्वायत्त संस्था मतलब सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई किस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, ये सब चीज करनी है। और इनको इनमें वीमेन का कितना आरक्षण है, मतलब फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, और किस स्टेट के अंदर, ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर कि किस स्टेट के अंदर ट्राई, देखो कि किस स्टेट के अंदर जो है ट्राई लेवल नहीं है, तो जिन भी स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वहां वो अगर 20 लाख से कम है तो वहां फिर ट्राई सर्विस मतलब ट्राई लेवल नहीं होता, वहां ब्लॉक पंचायत नहीं बनाई जाती, 3 लेवल पे होता है ये, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो जिन भी स्टेट में 20 लाख से कम होगा वहां पे ब्लॉक पंचायत नहीं होती, और इनमें भी अगर ग्राम पंचायत में मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, जिला पंचायत में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, ऐसे करके। फिर आता है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसी के अंदर पंचायती राज के अंदर जाता है फिर ये अर्बन म्युनिसिपैलिटीज करके, ठीक है, कि किस आर्टिकल में है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको मिला गया है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं नगर पालिका के भी, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज के 3 टाइप्स होते हैं, नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है, महानगर पालिका होता है। इसका वर्किंग टेन्योर कितना होता है, रिजर्वेशन में पोस्ट कितनी है, पावर्स एंड फंक्शन क्या है इनके, इलेक्शन कैसे होते हैं, और एग्जेम्प्टेड एरियाज क्या है इसके। और फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि पहली पहली नगर पालिका कहाँ बनी, किसने बनाई, लॉर्ड रिपन को माना जाता है इसका जो इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था इंडिया में, इनको फादर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है। फिर उसके छावनी परिषद क्या होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं जिसको, टाउन एरिया कमेटीज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में आपको पूरा का पूरा प्रियम्बल पहले देखो लिखना है, ऐसे पूरा का पूरा प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसके ऊपर फिर क्वेश्चन बनते हैं कि किस आदमी ने इसको कहा संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, बी आर अम्बेडकर ने किसको क्या कहा, ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। हमने ये इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली, इसको डेवलप करने के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके ऊपर फिर कोर्ट केसेस, बेरूवादी है, केशवानंद भारती केस है, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से वर्ड जोड़े गए, उनका मीनिंग क्या है, जो इसके अंदर वर्ड दिए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, क्या मीनिंग है इनका। सोशल फिर इसके अंदर जाता है कि अगर जो इसके अंदर जैसे सोशल जस्टिस दी गई है इसके अंदर, मतलब 3 प्रकार के इसके अंदर न्याय दिए गए हैं, तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली ना। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है पार्लियामेंट। देखो वीडियो बड़ी होगी भाई, मैं पहले बता रहा हूँ वीडियो बड़ी होगी लेकिन वर्थ इट होगी। पार्लियामेंट के अंदर फिर से अगेन किस किस आर्टिकल के अंदर, देखो पार्लियामेंट क्या है अकेले में, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके
पार्लियामेंट बनाते हैं, किस किस आर्टिकल के अंदर क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, और ये आपका प्रेसिडेंट। लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, इसको कौन सा सदन बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स अभी प्रेजेंट हैं, फ्यूचर में कितनी हो सकती हैं, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको फ्रीज किया गया था, ठीक है, टेन्योर कितना होता है, इनको इनके मेंबर्स को ओथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, सैलरी कितनी मिलती है इनको, ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट बिल्स कि मनी बिल आएगा या फाइनेंस बिल आएगा। आर्टिकल 87 क्या होता है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट हो गया आपका, ठीक। और अगर कोई जॉइंट जॉइंट सीटिंग क्यों हुई है, क्यों होती है जॉइंट सीटिंग, 0 आवर क्या होता है, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी है, इसके जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं इसकी, ठीक है। फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। फिर अब ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस किस हिसाब से होता है, एक एमपी डिस्क्वालीफाई क्यों हो सकता है, उसकी 5 कंडीशंस हैं, अगर दल बदल कर ले या उसके ऊपर कोई ये क्रिमिनल केस चल रहा हो, सेम चीज फिर राज्यसभा में आ जाती है, कितनी सीट्स होनी चाहिए, कितने लोग होते हैं, या इनका इलेक्शन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, इनको शपथ मतलब इनको ओथ कौन दिलाता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं, कोरम क्या है, किसी भी जो आपका ये सदन है उसका कोरम कैसे होगा, कितने नंबर होंगे, मतलब कितने मिनिमम मेंबर चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए, लेम डक सेशन, क्वेश्चन आर, स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें गवर्नर, राज्यपाल, स्टेट में आ जाओ, गवर्नर एंड स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर फिर से वही देखो, मतलब सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में आपका गवर्नर, ये इक्वल है। वैसे ही सेंटर में पीएम और स्टेट में सीएम, ये इक्वल है। जो पावर्स वहां पीएम के पास होंगी वो पावर्स ही वहां सीएम के पास होंगी, और मेजोरिटी चीजें एज इट इज स्टेट के लिए दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप सेंटर इक्वल्स टू स्टेट करके भी पढ़ोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी कि अब ये किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, इनको ओथ कौन दिलाता है, वर्किंग पीरियड क्या है, फिर पावर्स एंड फंक्शंस क्या है इसकी राज्यपाल की। जैसे प्रेसिडेंट की थी पावर, जुडिशरी पावर, सेम पावर यहाँ उसको लगेंगी, जैसे वहाँ वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है पूरे के पूरे देश के लिए, यहाँ गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है, पास कर सकता है स्टेट के लिए। फिर उसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या है, जुडिशरी पावर्स क्या है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आ जाओ, किस आर्टिकल के अंदर है, किस पार्ट के अंदर है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर नहीं हो सकते, ओथ कौन दिलाता है, वर्किंग पीरियड क्या होता है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। और जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहाँ काउंसिल की क्या क्या रूल है, वहाँ उसका इलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सारी सीटें एक साथ नहीं भरी जाती। जैसे राज्यसभा है तो वहाँ भी ये अलग अलग टेन्योर में चीजें भरती रहती हैं। तो जो 1/3 मेंबर होते हैं वो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो उनको चूज करते हैं, मतलब इलेक्ट करते हैं। 1/12 को ग्रेजुएट वोट करते हैं, 1/12 को टीचर्स वोट करते हैं, 1/3 को जो आपके लोअर गवर्नमेंट बॉडीज होती है जैसे नगर पंचायत, महानगर पालिका, ये से वो वोट करते हैं। और 1/6 को ये आपका गवर्नर जो है वो करता है, नॉमिनेट करता है। फिर उसको ओथ, उनका टाइम पीरियड, रेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर अगेन किस पार्ट में है, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, कहाँ से लिया है, ठीक है, उसमें कौन संशोधन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं। अगर जैसे कुछ ऐसा होता है जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनके अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर पहले तो आपको दोनों सदनों से मतलब उसको पास कराना है, ठीक है। आप पार्लियामेंट से पास कर लोगे लेकिन उसके बाद आपको स्टेट की भी परमिशन लेनी है। वो कौन से टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है आपको वही पढ़ना है। आपको फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ना है, 7th अमेंडमेंट पढ़ना है, 18th अमेंडमेंट पढ़ना है, 21st अमेंडमेंट पढ़ना है। आपको लिख देता हूं मैं, अदरवाइज कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, फर्स्ट, 7th, 18th, 21st, 25, 42, 44,
52, 61, 65। ये एक एक लाइन की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यार, देखो एक एक लाइन के, बस एक एक लाइन के, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे 52 में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, 61 में जो वोट देने की एज थी वो घटा के 18 साल कर दी गई थी, 65 में ये आपका SC कमीशन ऐड किया गया था, फिर ठीक है। फिर आता है 69, इसके अंदर क्या हुआ था कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली को NCTD मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, और उसको 70 मेंबर्स की वो दी गई थी, मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर आता है 70th कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपको 71 में लैंग्वेज ऐड की गई थी, 73 आता है फिर, क्योंकि इसके अंदर ये को जो पंचायत है वो ऐड की गई थी, 74 के अंदर महानगर पालिकाओं को इंडिपेंडेंट स्टेटस वो दिया था आपका। फिर आता है आपका 84 में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं अभी हैं उनको 2026 तक के लिए उनको फ्रीज कर दिया गया है, उसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है। फिर आता है आपका 86 में क्या है कि राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी इसके अंदर। फिर आता है 89th, ठीक है। इसके अंदर अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब SC कमीशन बनाया गया इसके अंदर। फिर आता है आपका 91st, 92nd, इसके अंदर फिर लैंग्वेज जोड़ी गई थी, 99 और 100 और 122, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद पढ़ना है आपको सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में क्या पढ़ना है कि आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है, 7 क्या है, ये आर्टिकल प्रॉपर पढ़ने और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये किस पार्ट में है किसमें, वो तो है ही। फिर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है, नागरिकता कैसे मिल सकती है भाई, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, और जो हमारी सिटीजनशिप है वो खत्म कैसे हो सकती है, ठीक है। अपनी मर्जी से छोड़ दे, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, या फिर फंड ये आपका देशद्रोह, ठीक है। फिर ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होती थी पहले, OCI क्या होता है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है, मतलब ये ना पहले PIO क्या होता था, ठीक है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट। इसके ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, देखो यार फंडामेंटल राइट जो है वो मेरे नोट्स में भी इसके जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 25 पेज है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो UPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो इतने पेजेस के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ, सबसे पहले तो कहाँ से मतलब किस पार्ट में है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल है, ये जो एक आर्टिकल 31 था संपत्ति का अधिकार, इसे क्यों हटाया गया, ठीक है। और मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सबके लिए हैं, ठीक है। और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो स्टेट के अलॉन्ग मिलते हैं, और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं वो जो लोगों के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसके बारे में पूरा। और फिर फंडामेंटल राइट्स के अंदर और लीगल राइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका, फिर डेवलपमेंट हुआ फंडामेंटल राइट्स, कैसे इंडिया के अंदर कैसे डेवलप हुए फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 12 आता है कि स्टेट की एक्सेस में वो क्या है, डेफिनेशन क्या है स्टेट की, राज्य क्या है, ठीक है। आर्टिकल 13 आता है इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो फेमस कोर्ट केसेस हैं, जैसे आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, सज्जन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, और केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कोर्ट केसेस हैं। फिर आता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है, उसका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके अंदर अलग अलग क्या लगता है, भेदभाव क्यों लगता है, इस आर्टिकल को
एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 361, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194। राष्ट्रपति राज्यपाल को इसके अंदर एक्सेप्शन मिलती है आर्टिकल 14 के अंदर। एक आर्टिकल 105 एमपीज को स्पेशल राइट देता है, और आर्टिकल 194 जो एमएलए होते हैं स्टेट के उनको स्पेशल राइट देता है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं उनको। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), ये क्या है, 15(4) क्या है, 15(5) क्या है, डिट इन डेप्थ। ये देखो फंडामेंटल राइट्स आपको इन डेप्थ पढ़ने पड़ेंगे, भले ही 60 दिन है लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपको इन डेप्थ पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 में सिर्फ 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 क्या है। आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, उसके ऊपर किस कोर्ट केस के अकॉर्डिंग हुआ था, देवरानी केस था ये, उसके अकॉर्डिंग उसको दिया गया है। फिर कौन से एक्ट आए थे इसके ऊपर? अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, सिविल कंजर्वेशन एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। फिर आर्टिकल 18 आता है इसके अंदर, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को उसमें मतलब किसने एक्सप्लेन किया गया है, एक्चुअली मीनिंग क्या है इसके अंदर, किस गवर्नमेंट के टाइम पे इसको बैन कर दिया गया था, सब चीज है ना। फिर आर्टिकल 19 आता है, मोस्ट डाइवर्स आर्टिकल है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर आर्टिकल 19 1A, आर्टिकल 19 1B, 1C, 1D। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। फिर इसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, जैसे आर्टिकल 19 1C के अंदर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 19 1D टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सब। फिर आता है आपका आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और इसके अंदर फिर 3 पार्ट और जाते हैं आपका, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, की भाई एक आदमी को उसी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी जो उसके क्राइम करने के टाइम पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसी तरह से आता है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जीओपार्डी, इसका फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर क्या इफेक्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये है। फिर आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का क्या मीनिंग है? ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है पीछे सीडीएस 2018 फर्स्ट वाले में क्वेश्चन आया था, ट्रांसजेंडर राइट पूछे थे उसके अंदर। फिर देखो ये रहा, इस लिखा हुआ है मैंने, सीडीएस 1 2018, किन्नरों का तथा मानसिक रूप से कमजोर महिला के मातृत्व का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस पूरे नोट्स के अंदर आपको बहुत जगह जगह ये मिलेगा कि ये क्वेश्चन सीडीएस 1 में आया, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में यहाँ आया, ये क्वेश्चन वहाँ आया। पॉलिटी के नोट्स 6 महीने बने लगे थे इनको बनाने में मेरे को, लेकिन टोटली वर्थ इट नोट्स है भाई, कोई भी एग्जाम दे लो इससे बाहर नहीं आता यार। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर आता है आपका जिसका फिर सेकंड पार्ट, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन। फिर आता है आपका अगेन आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। और आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट जजमेंट्स क्या आए थे आर्टिकल 24 के लिए। ठीक है, जैसे 10 अक्टूबर 2006 को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि एक एक्ट इशू किया गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम। मतलब इसको आप बेफिक्र रहना, अगर आप मेरे को बोलोगे इसको पढ़ाने के लिए तो इंग्लिश में पढ़ा दूंगा मैं। जो कोई इंग्लिश वाले हैं वो ये मत सोचें कि यार ये तो सब नोट्स हिंदी में लिखे हुए हैं तो इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो मतलब दैट इज ऑन मी, आई विल टीच यू बाइलिंगुअल। लेकिन यार मैं पढ़ाऊंगा तभी जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे को 100 कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 100 कमेंट्स मेरे को नहीं आते तो आई विल नॉट गिव यू दीज नोट्स, और पूरी सीसी सीरीज नहीं लेके आऊंगा मैं भाई, क्योंकि थोड़ा तो यार एनकरेजमेंट आपकी तरफ से मिलना चाहिए। बाकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, पॉलिटी करके जाओगे इन नोट से बाहर 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं देखो यूपीएससी बहुत डायनेमिक है, 90% क्वेश्चन ही गारंटी मैं लूंगा कि इन नोट से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। फिर आर्टिकल 27 28 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अंदर फिर क्या एजुकेशनल मतलब अभी ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन, आर्टिकल 31 को क्यों खत्म किया गया था और अब ये क्या है उसके रिलेटेड। फिर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
बंदी प्रत्यक्ष इसमें आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिट्स, इसको हार्ट एंड सोल कहा गया। और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंदर इसको इशू करने के लिए वो परमिशन दी गई थी। फिर ये आते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है। वैसे मैंडमस में है कि ये किन पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन सा ऐसा रिट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पे और जुडिशियल पे लागू होगी, और कौन सी ऐसी है जो सब पे लागू होगी, कौन सी खाली जुडिशरी की है, जैसे ये प्रोहिबिशन है खाली जुडिशरी की है प्रोहिबिशन, और ये सर्टियोररी है ये भी खाली जुडिशरी की है, ठीक है। फिर आपका आता है क्वो वारंटो, ये सब पे एप्लीकेबल होती है, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। फिर आर्टिकल 32 और 226 के अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि आर्टिकल 32 रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 इज गिवन टू हाई कोर्ट, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आर्टिकल 33, 35 जो इट इज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, अभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया था, नेक्स्ट टॉपिक जो था सोर्स का। और उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं आपके सीधे सीधे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिमिटेड आर्टिकल्स ही हैं जो आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बहुत बड़ा टॉपिक है, और मेरे ये 6 पेज में है बस, और आज तक एक क्वेश्चन तो बाहर से आया नहीं इसके। अब इसमें देख लो कहाँ से लिया हमने, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या है, कुछ टॉपिक है कि नीति निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी है वो एक्चुअली में है क्या, और इसका क्या इफेक्ट है हमारे इंडियन की, जो इंडिया के लोग हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और इन्हें क्या कोर्ट के अंदर मतलब क्या ये जस्टिफिएबल है या नहीं है, वो सब चीज। बी आर अम्बेडकर ने इनको क्या बोला है, केटी शाह ने इनको क्या बोला है, मतलब डिफरेंट जो फेमस पर्सनैलिटीज ने इसको क्या बोला है वो चीज। फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं दैट इज आर्टिकल 39, इसको मैं आर्टिकल लिख देता हूं जो आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल 39, 39A, आर्टिकल 40, ये मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 कहता है कि ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो महिलाएं होती हैं और जब वो मतलब बेबी होने वाला होता है उनको, तो उसमें उनको छुट्टी देना अनिवार्य होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको फायर नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये अलाउड है, ये मतलब ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ना। फिर आता है आर्टिकल 44, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आता है, ये कहाँ किस स्टेट में एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 50 एंड 51, यही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं और आपको कुछ नहीं पढ़ना। और एक छोटा सा इसके अंदर टॉपिक ये है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसके अंदर कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, एक छोटा सा टॉपिक बस ये है, उसमें भी कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, जैसे 31C है, 31C जोड़ा गया था, 39A जैसे ये बताया मैंने आपको 39A जोड़ा गया था उस पर, 43A क्या है, मतलब एक एक लाइन के टॉपिक है, ठीक है। 48A, ठीक, बस ये जो है। और उसके बाद एक लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको इसके अंदर वो आता है शेड्यूल्स, एक से लेके और 12 तक, 1 से लेके 12 तक, ये सभी के सभी शेड्यूल्स आपको पढ़ने हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। अभी एक क्वेश्चन आया था सीडीएस में कि वो 3rd शेड्यूल के ऊपर था आपका, 4th शेड्यूल के ऊपर, कि किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग राज्यसभा में मतलब डिवीजन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऐसा करके था, तो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग था, तो सीधा सीधा शेड्यूल 4th के अकॉर्डिंग आता है, तो इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था पॉलिटी यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारे पास दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अभी इतना टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप करंट अफेयर्स को इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है। अभी इन डेप्थ करंट अफेयर्स पढ़ने का टाइम चला गया, तो पढ़ना क्या है फिर। मैंने आप लोगों के लिए टोटल 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के लिए निकाले हैं, आप खाली इन्हीं को कैटेगरी वाइज पढ़ना,
ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर आएंगी 3 कैटेगरी आपकी। अगेन सबसे पहला, कोई भी अगर इवेंट हुआ है तो उस इवेंट की वेन्यू और उसका मैस्कट, ये पढ़ना है आपको। दूसरा कि ट्रॉफी, कोई ट्रॉफी का नाम दे देंगे, बोलेंगे ये ट्रॉफी बताओ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और किसने जीती, या कोई इवेंट हुआ हो तो वो किस कंट्री ने जीता, ऐसा पूछ लेगा। या फिर एक अच्छा एक चीज और है, यूपीएससी सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है टेनिस, फेवरेट स्पोर्ट्स कह लो इसको, ये यूपीएससी का फेवरेट स्पोर्ट्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है टेनिस के ऊपर, कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कहाँ होता है, कैसे हुआ, किसने जीता, विमेंस में किसने जीता, ऐसे कैसे ऐसे ना, ये करके ये टॉपिक आता ही आता है टेनिस के ऊपर। इसलिए टेनिस को मैं अलग से लिख रहा हूँ, बाकी सबको एक साथ कंबाइन कर दिया मैंने स्पोर्ट्स को, और टेनिस को अलग से लिख रहा हूँ। देखो कुछ भी छोड़ के जाना, बट टेनिस छोड़ के मत जाना स्पोर्ट्स में, ठीक है। टेनिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फ्रेंच ओपन क्या होता है, यूएस ओपन क्या होता है, विंबलडन क्या होता है, ये पूछ लेता है, और वेन्यू पूछ लेता है इनकी कहाँ पे होता है, ठीक है। फिर जो इसके अंदर सेकेंड टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आता है सेकंड टॉपिक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अगेन ये पूछ लेगा, ये दो चीजें ऊपर बेस्ड होता है, या तो एक तो होगा लिटरेचर या मूवी बेस्ड। पूछ लेगा फिल्म फेयर वाला अवार्ड कहाँ से मिला आपको, ठीक है, फिल्म फेयर, या पूछा दादा साहिब फाल्के, जो इंडियन अवार्ड्स होते थे, जैसे दादा साहिब फाल्के हुआ, दादा साहिब फाल्के अवार्ड हुआ, या इंडिया में जो अवार्ड्स मिलते हैं तुम्हारे फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब इंडिया के जो नेशनल, मतलब इंडिया के यार जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड्स है ना, वो पूछ लेगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो अदर ऑनर्स मिलते हैं, जैसे नोबेल प्राइज हुआ, ठीक है, ये तो हुई इंडिया इंडिया वाले, और ये जो है ये तो आपका टोटल वर्ल्ड वाले, ठीक है। इसमें अदर जैसे नोबेल प्राइज हो गया, या किसी को और सम्मानित किया गया है, जैसे मोदी जी को पीछे पिछले 1-2 साल पहले काफी सारे कंट्रीज ने अवार्ड से सम्मानित किया था, एजटेक की करके बहुत सारे की मेडल ऑफ ये मेडल ऑफ वो, बहुत सारी चीजें मेडल ऑफ ऑनर करके दिया था ना, तो उसके अंदर वो अदर अवार्ड्स आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे नोबेल एटसेट्रा हो गया। तीसरा टॉपिक आता है आपका इसके अंदर बुक्स एंड ऑथर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है सीडीएस के अंदर, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको पढ़ना है कि कौन सी बुक रिसेंटली किसने लिखी है, ये सब चीज करके आ जाते हैं। फिर फोर्थ है आपका डेज एंड देयर देयर थीम्स। तो पूछ लेगा कि अभी टोबैको डे कब था, उसकी थीम क्या थी, ठीक है। या आपका इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब था, उसकी थीम क्या थी, ऐसे करके ये पूछ लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है कैटेगरी में। उसके बाद आपका अगली कैटेगरी आती है आपकी, जो फिफ्थ कैटेगरी है, जो टॉपिक है यार में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। with their venue and theme। जैसे पूछ लेगा कि अगर कोई समिट हुआ, सार्क समिट हो, या तुम्हारा ब्रिक्स समिट हो, G9 समिट हो, G10 समिट हो, ये करके जो समिट है, G40 समिट है, या कोई आपका एडवेंच मतलब ये क्लाइमेट से रिलेटेड कोई समिट हुआ रिसेंटली, तो समिट कहाँ पे हुआ, उसकी थीम क्या थी, वेन्यू क्या थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला आता है आपका रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है यूपीएससी का,
रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आता ही है एक। ये पूछ लेगा, कोई भी स्कीम दे देगा। अभी मान लो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूछ लेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये पूछ लेगा कि इसको कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसको क्यों लॉन्च किया गया था, या उसके 3 टाइप दे देगा कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना उसके, कि भाई लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना है, ये करना है, वो करना है, और कौन एक 3 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ये एक टाइप है इनका क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। और फिर आता है आपका नंबर 7 पे डिफेंस रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं। इसके अंदर अगेन आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या होगी? पहली कैटेगरी होगी आपकी जो लेटेस्ट एक्विजिशंस हैं, जो अभी रिसेंटली जो भी कोई सामान आया गया है, लेटेस्ट एक्विजिशंस हुई हैं, लेटेस्ट एक्विजिशंस या डील्स हैं, जो भी लेटेस्ट डील्स हुई हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ से डील हुई है, क्या इंडक्ट किया है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, उससे रिलेट करके देखो। जब राफेल की डील चल रही थी तो पिछले सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि डसॉल्ट राफेल जो है, मतलब डसॉल्ट राफेल नहीं ऐसा करके आया था कि जो क्वेश्चन, मतलब जो राफेल जेट लिया है, इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें कौन सा फाइटर जेट है जो सेम कंपनी से हमने लिया। फिर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मिराज, जैगवार और आपका मिग, ऐसा करके 4 ऑप्शन थे। तो उसको ये बताना था कि किस कंट्री से है वो हमारा। तो उसके अंदर ये जो हमारा मिराज है वो डसॉल्ट का ही है, तो वो आंसर था इसका। ये क्वेश्चन आया था सीडीएस में। उसके अलावा बायलेटरल एक्सरसाइजेस, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, उनकी वेन्यू क्या थी, ठीक है, ये पूछ लेता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और किस रेजिमेंट ने उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर तीसरा इसके अंदर आता है कि ओरिजिन ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, जो मतलब फेमस इक्विपमेंट्स है, हर चीज तो नहीं। जैसे मान लो पूछ लेगा कि S-400 कौन सी कंट्री से ली हमने, ठीक है, या हमारा जो T-90 टैंक है या T-72 टैंक है, ये हमने कौन सी कंट्री से परचेज करी है, सबमरीन कहाँ से आई है, या कोई अगर नेवी का हमने फ्रिगेट खरीदी है तो वो कहाँ से आया है, ठीक है, ये पूछ लेगा ये, ठीक है। और जो इसके अंदर लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट इज कोई प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसेंटली चर्चा में हो, ठीक है। प्लेस की बात करें तो अगर कहीं पे कोई चीज किसी को जीआई टैग मिला हो, मान लो जीआई टैग टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को जीआई टैग मिला हो, ठीक है, या किसी चीज की डिस्कवरी हुई हो वहां पे, या कोई इवेंट हुआ हो वो चीज, और ऑर्गेनाइजेशन मान लो जैसे कोई आईआईटीज हैं, इसको मैं साइंस एंड टेक के थोड़ा रेफरेंस में ले रहा हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, मान लो इसरो है, या आपका कोई डीआरडीओ है, ठीक, या आईआईटीज हैं, इन्होंने अगर कोई नई इन्वेंशन की हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया था पीछे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन था पहले, वो सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये 2020 के दूसरे में आया था, मैंने पेपर देखा था। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्योंकि उस टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया काफ़ी लाइमलाइट में था वैक्सीन वगैरह के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम में ही था ना वो। हाँ, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में बस इतना ही है, आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कंपाइल करके आपको अगर इसको बना के दे दूं, वीडियो सीरीज इसकी स्टार्ट कर दूं डिफरेंट टॉपिक्स पे, पूरा डेटा कंपाइल करके, तो यार देखो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगेन शर्त वही है, 100 कमेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। करंट अफेयर्स की भी इन सबकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर्स मैं ही कराऊंगा। अब बात करते हैं आपके साथ हम साइंस की,
उससे पहले देखो, एक बार मैं ना आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तसल्ली से इस वीडियो को देखो, इसको देखने के बाद कोई टेंशन नहीं है। ज्योग्राफी से आपको अगेन 15 से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन देखो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। इंडियन पॉलिटी से अगेन पॉलिटी से भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। कई बार क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लें, तो करंट अफेयर्स में भी अगेन 15 से 20 क्वेश्चन आप देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, जनरल साइंस। साइंस के अंदर अगेन 3 चीजें आ जाती हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स के अंदर अगेन 8 से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अगेन 8 से 10 क्वेश्चन, बायो में भी अगेन 8 से 10 क्वेश्चन। तो मतलब इन टोटल अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन साइंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो साइंस का पार्ट देखते हैं इंडिविजुअल करके। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, देखो यार फिजिक्स में हर चीज नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है, अच्छा एक बार मैं उसका सोर्स बता देता हूँ ना, करंट अफेयर्स का। जो करंट अफेयर्स का आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर्स पढ़ने का सोर्स है आपका www.gktoday.in। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज टॉपिक मिल सकते हैं और इन डेप्थ टॉपिक मिल जाएगा। तो ठीक है, आप gktoday.in से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। हम बात कर रहे थे फिजिक्स की, फिजिक्स में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो फिजिक्स का पहले सोर्स बता देता हूँ। ठीक है, सोर्स जो होगा आपका, जो चलो सोर्स बाद में बताऊंगा, पहले चीजें बता देता हूँ ना। फिजिक्स आपको कितनी पढ़नी है, फिजिक्स केवल और केवल आपको 9th क्लास और 10th क्लास की फिजिक्स पढ़नी, मतलब ये जो साइंस है वो आपको 9th और 10th की पढ़नी है बस, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ओनली 9th एंड 10th। ठीक है, अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फिजिक्स के अंदर आपको जो पहला टॉपिक है वो होगा आपका बेसिक ऑप्टिक्स। तो बेसिक ऑप्टिक्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेसिक ऑप्टिक्स के अंदर जो टॉपिक बनते हैं वो है आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो इसके जो लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, और मैग्निफिकेशन इमेज की, या इमेज फॉर्मेशन कह सकते हो, आपको इमेज फॉर्मेशन कह लो, इमेज फॉर्मेशन कि अगर लेंस यहाँ पे रखा हुआ है और वहाँ पे कितनी इमेज, मतलब कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड होगी या वो होगी। और इसी के साइड बाय साइड जो वेवलेंथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि भाई अगर व्हाइट लाइट है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या कोई वेव्स है, एक्सरेज है, ये तो वेवलेंथ के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर लाइट का कलर चेंज होता है, मान लो जो सबसे लंबी वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है। तो वेवलेंथ रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यही पढ़ना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सेकंड टॉपिक जो पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, दैट इज आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी बस 3-4 चीजें हैं जो पढ़नी है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, सबसे पहला तो V इक्वल्स टू आई आर का रिलेशन। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर का रिलेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है एक। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाएगा। और जो बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, जैसे रेजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है,
ठीक है, उन टर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ कोई मतलब आपको 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, उसमें पूछेगा बताओ कि रेजिस्टिविटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये होता है, ये होता है या ये नहीं होता, मतलब बताओ इनमें से कौन सा नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसी के जो पहले बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं इसके आपके, वो पूछ लेगा इलेक्ट्रिसिटी से टर्म रिलेटेड, कोई भी मतलब ऐसा किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, बेसिक क्वेश्चंस। भाई इतना ही करना है आपको, कोई ज्यादा इसके अंदर नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर, थर्ड टॉपिक, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अंदर अगेन आपको क्या है, वो तो है ही, और साइड बाय साइड ना देखो इसके अंदर फिर वही क्वेश्चन आएंगे स्पीड और डिस्टेंस पे, स्पीड और डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये जरूर पढ़ लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। और तीसरी चीज जो होगी इसके अंदर वो आपकी इनसे रिलेटेड और जो डिफरेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो हो सकते हैं, और ये पूछ सकता है आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशंस आ जाते हैं फिर इसके अंदर, मतलब इसी से रिलेट करके कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को ना, प्रोजेक्टाइल मोशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऐसे फेंकते हैं वो तो मतलब पाथ कैसे बनता है, mu2g sin थीटा करके वो बनता है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और इसी में फिर आप पढ़ोगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद पढ़ना ग्रेविटी, ग्रेविटी रिलेटेड टर्म्स और जो फॉर्मूलाज है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या फॉर्मूला ही पूछता है वो, ठीक। और इसके बाद मोशंस में ही पढ़ रहे, अगर मोशन पढ़ रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कितनी ऑस्सिलेशंस होंगी ये वो करके ना, सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। और फ्रिक्शन के ऊपर आता है इसके अंदर, ठीक, ये सब चीज हो जाएंगी। अगला टॉपिक देखते हैं इसके ऊपर जो पढ़ना है आप लोगों को, तो मतलब इतना ही, चलो फिजिक्स में इतना ही है यार, फिजिक्स में इतना पढ़ लोगे ना तो मतलब नंबर फिर भी आ जाएंगे ठीक ठाक, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 8 में से समझो 4 या 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूँ यहाँ पे, टेम्परेचर स्केल पढ़ के जाना, टेम्परेचर स्केल के ऊपर न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं होती है कि अगर केल्विन में है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। और आपका अगर फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है आपको और किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो केमिस्ट्री से, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो वो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर क्या क्या पूछता है कि भाई ये पीएच स्केल है, ठीक है। और जो पीएच स्केल एंड लिटमस पेपर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं कि भाई ये कोई फ्रूट है या कोई इंसेक्ट है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, और मतलब ऐसे, ये इसका दूसरा दूसरा टॉपिक हो गया। तो एसिड बेस के अंदर पहले कोई पूछ लेगा कि कोई साल्ट है, उसको अगर हम पीएच पे मतलब या लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, या पीएच ये है तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये पूछ लेगा कि कोई फ्रूट है, उस फ्रूट के अंदर आपका जो कंटेंट है वो एसिडिक मिलता है या बेसिक मिलता है, या अगर कोई इंसेक्ट है उस इंसेक्ट के अंदर जो ये आपका उसका स्टंग, इसका स्टिंग होता है वो मतलब उसका जो डंक होता है उसके डंक में आपको क्या क्या मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फ्रूट में पूछ लेगा कौन सा एसिड होता है, इस वाले फ्रूट में कौन सा एसिड होता है, या कोई इंसेक्ट है तो उस इंसेक्ट के उसका डंक मारने में वो कौन सा एसिड होता है, वो ये क्वेश्चन हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और अगला जो बात करते हैं वो आता है आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन।
पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड में वो कोई भी का एलिमेंट का नाम दे देगा और ये पूछेगा ये कौन से ब्लॉक में आता है, ठीक है, तो कौन से ब्लॉक में आता है ये पूछ लेगा। फिर इसके ऊपर पूछ लेगा कि ये इसका कोई एक कंपाउंड, कोई एक आपको नाम दे देगा किसी भी एलिमेंट का, उसका पूछेगा इसको इसका आइसोटोप क्या होता है या आइसोबार क्या होता है, ठीक है। आइसोटोप आइसोबार फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी के, ये आइसोटोप और आइसोबार के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और इसके अलावा रैंडमली आप ये प्रिपेयर करके जाना कि एक एक क्वेश्चन आपको इक्वेशन बैलेंसिंग का तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस करने का एक क्वेश्चन होगा जरूर, कोई भी इक्वेशन दे देंगे आपको वो इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अब आप आ जाओ एटम्स एंड न्यूक्लियस पे। एटम्स एंड न्यूक्लियस के ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसके अंदर जो पेटेंट क्वेश्चन है इनका वो ये पूछ रहा है, कोई भी एक थ्योरी है, मान लो कोई साइंटिस्ट है, जे थॉमसन था या डाल्टन था, तो उसने ये थ्योरी, कोई भी थ्योरी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि भाई थ्योरी किसने दी है। थ्योरी का नाम दे देंगे और पूछेंगे साइंटिस्ट का नाम बताओ कि ये थ्योरी किसने दी है, ठीक है। और मतलब कोई भी आप मॉडल को उठा लो, ये कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे ये लोग, उस एलिमेंट पूछेंगे बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर शेल में, ऐसा करके। या एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाला एटॉमिक मॉडल या ये स्कैटरिंग जब हुई थी गोल्डन फॉइल के ऊपर, तो उसके मतलब उसके बारे में कुछ 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, वो पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सी गलत है, ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। इसके बाद आपको मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पे आ जाओ। मिक्सचर एंड कंपाउंड्स पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उसके ऊपर सबसे पहले कोई भी पूछ लेगा कि एक किसी प्रॉपर्टी बताने का नाम पूछ लेता है ये, ठीक है। मिक्सचर कंपाउंड की कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी नाम दे देगा आपको सामने, मान लो ये दे देगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिया, तो उसका नाम देके बोलता है बताओ इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पानी मिलाने के बाद हीट देता है, और अगर इसका लिक्विड है तो लिक्विड में करने के बाद क्या ये जब इसके अंदर से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे उसके कलर में क्या चेंज आएगा, ठीक है। और कोई भी, या इसका वाइस वर्सा उल्टा कर देगा, प्रॉपर्टी बता देगा कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, तो बताओ ये कौन सा मिक्सचर है, ठीक है, क्या कंपाउंड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और वही उसका डिस्क्रिप्शन दे देगा किसी भी मिक्सचर एंड कंपाउंड का कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, जब इसको पानी में मिला देते हैं तो ये हीट देता है, तो बताओ ये क्या है। फिर उसका एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ मैं, बोलेगा दो चीज़ों को मिक्स कर दिया इसमें, ये जो आते हैं ना होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, ऐसे बोलेगा एप्लीकेशन ये इमिसिबल है या वो है, एप्लीकेशन बेस्ड बोलेगा दो चीज़ों को मिक्स कर दो तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक। ऐसे करके मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है ये। उसके बाद आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, उसके किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी दे देगा कि मान लो रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल है जो लिक्विड है, ठीक। या जैसे सोडियम है तो बोलेगा कि ऐसा ऐसा कौन सा मेटल है जो हमेशा उसको केरोसिन में डाल के रखते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। और ये पूछ सकता है कि कई बार कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके मतलब देखो केमिस्ट्री के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा कि भाई ये सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड को किस प्रोसेस से इसकी सफाई होती है, उसको क्या बोलते हैं। और अगर किसी चीज के ऊपर क्लैडिंग करी हुई होती है दूसरे मटेरियल की तो क्यों करी हुई होती है। अगर किसी मेटल के ऊपर रस्टिंग हो रही है तो उस रस्टिंग का कलर कैसा होता है, जैसे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की रस्टिंग होती है, ऐसे करके मतलब ये पूछ लेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो थर्मोडायनेमिक्स में एज इन फिजिक्स में और उसमें केमिस्ट्री में कॉमन समझ लो, तो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लो बेस पे कि जीरोथ लो क्या होता है, इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में बोलेंगे, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ये आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, बॉन्ड्स कि केमिस्ट्री के अंदर कौन सा बॉन्ड है,
कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ कोवेलेंट बॉन्ड है या तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है या नाइट्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, या मतलब कौन सा बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड का नाम दे देगा, ठीक है। या फिर कोई प्रॉपर्टी दे देगा इसकी कि ये अनब्रेकेबल, या मतलब कोई भी इसकी प्रॉपर्टी बता देगा। अगर मान लो कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी बता देगा, वैसे वर्षा कर देते हैं लोग, प्रॉपर्टी बता दी, फिर पूछेगा बताओ कौन सा ये बॉन्ड कौन सा, या बॉन्ड का नाम दे देगा, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इसकी, ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर एज इन बस यही है, और मोस्टली मतलब मैच द फॉलोइंग के अंदर आ जाते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन ना। इसके बाद बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, इसके बाद आती है बायोलॉजी। बायो बायो में जो सबसे पहली कैटेगरी है वो आती है आपकी डिसीजेज की। डिसीजेज दो तरीके के, या तो caused by deficiency of vitamins, ठीक है। ये पूछ लेगा कि बताओ ये कोई डिसीज है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, या फिर उल्टा बोल देगा इसको कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है, चार ऑप्शन देंगे। या फिर ये कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया, ये पूछ लेगा बैक्टीरिया से कौन से डिसीज होता है, या इस डिसीज में कौन सा बैक्टीरिया होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ये। फिर आपका क्वेश्चन आता है अगला, ब्लड, जो टॉपिक है ब्लड। ब्लड के अंदर आपको तीन चार चीज़ है। सबसे पहले तो ब्लड की प्रॉपर्टीज पूछ लेता है, विस्कस है, क्या है, हीमोग्लोबिन, ये वो ब्लड की जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो साइड बाय साइड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। और इसमें बोल देगा फिर डोनर और एक्सेप्टर वाला जो क्वेश्चन आता है कि ये किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, या ये एक्सेप्ट किसके कर सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, ब्लड के ऊपर ना। और फिर आ जाता है मॉडिफिकेशन, ब्लड के अंदर की प्रॉपर्टी चेंज कर दो कि अगर इसको ब्लड हमारा एसिडिक होता तो क्या होता, और ब्लड अगर बेसिक होता तो क्या होता, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं इसके फिर ना। अब आता है तीसरी चीज आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड ग्लैंड्स। बॉडी पार्ट्स मतलब इसको कह सकते हो, ठीक है। ब्रेन में मतलब ये ब्रेन, मतलब इसको आप पढ़ना है, मतलब बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रेन, आई, हार्ट, किडनी, लिवर, ठीक है, ये सब चीज हो गया आपका, ठीक है। और इसका दो चीज है, ये मतलब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है कि ब्रेन में कितने मतलब ग्लैंड्स होते हैं, क्या है, आई के अंदर आई बॉल्स, ये वो जो रेटिना वेटिना ये सब ना। फिर हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होता है, कहाँ से कौन सी आर्टरी, ये सब चीज। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, लीवर वगैरह हो गया। और इन्हीं का कंपैरिजन फिर ये पूछते हैं एनिमल्स और बर्ड्स के साथ, कि अगर ये कौन सी बर्ड है जिसके मतलब बर्ड्स बर्ड्स में हार्ट किस तरह का होता है, ठीक है, एनिमल्स के साथ कंपैरिजन, ठीक। और इसके बाद जो एक चीज पूछते हैं फिर आते हैं सेल्स। अब सेल्स वगैरह पढ़ना इसके, कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है सेल्स में, ठीक, सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर,
ठीक, तो अब सेल भी देखो दो तरह की होती हैं, एनिमल सेल और आपका हो गया ये प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं अंदर, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर मान लो सेल वॉल है नहीं है, ये ऑर्गेनेल्स है नहीं है, न्यूक्लियस है नहीं है सेल के अंदर, ये डिफरेंस वाले बेस क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि ये लाइसोसोम, मतलब कुछ टर्म्स होते हैं लाइसोसोम क्या को क्या बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर, जो बेसिक टर्म्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, सेल्स की जो बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, पावर हाउस क्या होता है, ये सब चीज़ें, ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बायो के अंदर, वो आती है डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, कि सेल से रिलेटेड ये चीज़ को किसने डिस्कवर किया, या उसको उल्टा पूछ लेगा कि ये चीज़ कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़नी है सेल के अंदर। उसके बाद बायो के अंदर जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फूड एंड वाइटामिन्स। ठीक है, फूड एंड वाइटामिन्स के अंदर अभी क्या चीज़ें है, कोई भी मान लो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसमें किसी भी फ्रूट का नाम दे देगा आपको, फ्रूट का नाम दे देगा, या आपका किसी पल्स का नाम दे देगा, या किसी कोई भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दे देगा, खाने पीने की कोई भी चीज़ होगी ना, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा वाइटामिन है। ठीक है, फैट कौन सा है इसके अंदर, या कोई और चीज़, जैसे मान लो कैल्शियम हुआ। ठीक है, इस तरह से कोई भी पूछ लेगा, और ये मतलब जनरली ये लोग पूछते हैं मैच द फॉलोइंग में। जैसे मान लो एग्जांपल दे देगा, ये एक जगह आ जाएगा कि मान लो यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पल्सेस है, यहाँ आपका ऑरेंज है, अब यहाँ पे लिख देगा विटामिन सी, यहाँ पे लिख देगा आपका कैल्शियम, और यहाँ लिख देगा प्रोटीन। तो इसका मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि आप सिंपल 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 मिल्क को रिलेट कर दो कैल्शियम से, पल्स को रिलेट कर दो प्रोटीन से, और ऑरेंज को रिलेट कर दो विटामिन सी से, मतलब इस तरह के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें ये क्वेश्चन पूछता है इनका मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स है ना, ये मुश्किल से आपके 15-15 20 मिनट के टॉपिक हैं, इनको मतलब जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वाइटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये एक उनका पेटेंट क्वेश्चन है। विटामिन का नाम दे देगा और पूछेगा क्या ये जो विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये इनका पेटेंट क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, और कोई एक चीज़ भी ये लोग ये क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि कोई भी वेजिटेबल का नाम दे देगा। ठीक, वेजिटेबल का नाम देने के बाद ये लोग पूछते हैं कि क्या ये रूट है, क्या ये स्टेम है, या ये फ्रूट है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। और कोई भी आपको कोई विटामिन का नाम दे देगा, कोई भी मान लो विटामिन XYZ है, मतलब कोई भी विटामिन ABC करके ना, उसका फिर केमिकल कंपाउंड पूछ लेगा कि इसका केमिकल कंपाउंड क्या होगा, उसका केमिकल कंपाउंड पूछ लेगा। और अगेन किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा, इसके अंदर जो मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं बायो के, कहीं से भी किसी साइंटिस्ट का नाम देके उसकी डिस्कवरी पूछ लेगा। साइंटिस्ट का नाम देगा उसकी डिस्कवरी पूछ लेगा, या उसका वाइस वर्सा कर देगा, डिस्कवरी बता देगा किसी भी साइंटिस्ट की, और उसको बोलेगा कि ये बताओ ये किसने मतलब क्या क्या डिस्कवर किया था ये। ठीक है, यहाँ पे आपकी बायो भी खत्म हो जाती है, बायो के अंदर बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक,
अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो हिस्ट्री में देखो यार, हिस्ट्री में कि जो इसके हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस कितने आते हैं पहले वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के अंदर से? हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनते हैं 12 से 15। अगेन 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के अंदर। और आपको हिस्ट्री में पढ़ना क्या है? देखो यार, जो मेजर पोर्शन आता है हिस्ट्री के अंदर दैट कम्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। और मतलब ये फैक्ट है, मॉडर्न इंडिया से ही आता ही है यार। दूसरी चीज आप पढ़ो अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न। अब देखो, आपको मिडिवल या किसी चीज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यार अभी फिलहाल के टाइम में मॉडर्न इंडिया पढ़ो। इसके अलावा आप पढ़ो आर्ट एंड कल्चर, वो मॉडर्न से रिलेटेड भी हो जाएगा उसके अंदर। आपका ये एंशियंट से भी रिलेट हो जाएगा, मिडिवल से भी रिलेट हो जाएगा, सब चीज रिलेट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो आप। इसके अंदर ये होता है कि कौन सी बुक या कौन सा वेद किसने कहाँ से लिखा, ये सब चीज ना, ये वो चीज आ जाती है इसके अंदर। ये पढ़ लो, इसके अंदर से आपको वो मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाला सारा का सारा मटेरियल की कौन सी बुक किसने लिखी, या किसी मिडिवल इंडिया में अलबरूनी ने क्या किया, किसी पोएट ने क्या लिखा, क्या वो सब चीज, वो सब आर्ट एंड कल्चर के अंदर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इसको अब मॉडर्न इंडिया में भी कुछ टॉपिक्स होती हैं। सबसे पहले तो आपका वही है सिंपल क्लीशेड, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। खाली आपको यही चीज पढ़नी है बस, जो मैं बता रहा हूँ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, फालतू कुछ नहीं पढ़ना। कौन से उनके इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी कि किस सीक्वेंस में ये लोग आए ना, ठीक है। और पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे बनाई, किस सीक्वेंस में, और पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई, इनसे रिलेटेड फेमस बैटल्स, ठीक है। फेमस बैटल्स मतलब कि अगर जो भी मान लो बैटल ऑफ पानीपत थी या बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि उसका वेन्यू क्या थी, ब्रिटिश कमांडर कौन था उसका, और अपोजिट में कौन था, ठीक है। उसकी वेन्यू मान लो तो नाम से ही होता है वो, ठीक है। और अपोजिट में कौन था, बस इतना पढ़ना है। अगला चीज जो है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज स्टैब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट उनका कब हुआ था और किसने किया था उनको इस्टेब्लिश, ठीक है। जैसे आईएनसी कब हुई थी, स्वराज पार्टी कब हुई थी, गदर पार्टी कब बनी थी, ठीक है ना, वो चीज। फिर पढ़नी है आपको डॉक्ट्रिन्स, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी, या आपका रैयतवाड़ी सिस्टम थी। जो भी डॉक्ट्रिन्स ब्रिटिश ने इंडिया में इन्वॉल्व की थी ना, वो आपको पढ़नी है इसके अलावा में, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको क्या पढ़ना है डॉक्ट्रिन्स के अलावा, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फेमस सत्याग्रह हुए हैं, मतलब जो मूवमेंट्स हुए हैं, आपको वो मूवमेंट्स पढ़ने हैं, फेमस मूवमेंट्स। जैसे आपका डांडी था, डांडी मार्च था, ठीक है, सिविल ओबीडियंस, ये सब चीज था, ठीक। मतलब इस तरह के जो भी फेमस मूवमेंट्स हैं आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। और फेमस गवर्नर जनरल्स, आपको हर एक गवर्नर जनरल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फेमस गवर्नर जनरल और वायसराय जो है ना, खाली वो पढ़ना है, ठीक। और जो कोई हमारे यहाँ बैड प्रैक्टिसेस थी, जैसे अबोलिशंस जो हैं प्रथाओं के, ठीक है, आपको वो पढ़ना है, एबोलिशन ऑफ प्रथास, ठीक है। और एबोलिशन ऑफ प्रथास जो बैड बैड प्रैक्टिस जो थी इंडिया के अंदर, जाके उसका इस्टेब्लिशमेंट जो किसने किया है ना, ये सब चीज। तो वैसे देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, मैं पर्सनली कभी हिस्ट्री किसी बुक से पढ़ के नहीं गया ना, ठीक है। और मतलब मैंने जो भी करा है हिस्ट्री के अंदर, वो देखो मेरा इंटरेस्ट कह लो, मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट था नहीं ऐसे कुछ भी। तो मेरी हिस्ट्री जो भी मैंने पढ़ी है वो या तो सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, जो भी मैंने मॉक्स दिए हैं उसमें जो भी हिस्ट्री क्वेश्चन आता था मैं उसको लिख लेता था, उसके बारे में उस टॉपिक के अलावा मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। या फिर जो चैनल मैंने आपको पहले बताया था, यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, सिविल स्टेप करके चैनल है, उन्होंने इसका भी मतलब आईएएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो किया हुआ है ना, उसके अंदर ये टॉपिक्स है। मॉडर्न इंडिया का टॉपिक वहां से लेना और आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भी वहां से लेना। वहां से आप अगर उसको कर लोगे तो फिर भी मतलब यार 6-7 क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज थी हिस्ट्री की। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट इकोनॉमी। तो यार देखो
इकोनॉमी में बताओ, इकोनॉमी में क्वेश्चन आते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे इको में, ठीक है। इको में आपके केवल उनके 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। और वैसे जो इंडियन इकोनॉमी है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पेपर है, ठीक है। और जो सिलेबस है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से वो भी इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आते हैं इसके वो जनरली ये हैं कि या तो जीडीपी से क्वेश्चन पूछ लेगा इसके अंदर, या आपका 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ वाले कि लॉरेंस कर्व है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ग्राफ्स एंड कर्व्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आप वो देख सकते हो अगर आप बढ़ के जाना चाहते हो। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ, और फिर और इसमें जो मार्केट टाइप्स होते हैं कि आपका मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, जो टर्म्स होती है ना, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इलास्टिक उसमें कर्व्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो यार मेरा मानना तो यही है कि अगर आप इतने सारे सिलेबस पढ़ के जा रहे हो फॉर दिस ओनली 5 to 6 क्वेश्चन, तो यार इट इज नॉट वर्थ इट। तो मतलब अगर मेरी सलाह मानो तो आप इको को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज यार इतना सारा पढ़ के भी अगर यार मतलब श्योरिटी नहीं है ना। एक तो अगर आपको ये होगी भाई अगर मैं ये टॉपिक पढ़ के जा रहा हूँ शॉर्ट मेरे इतने क्वेश्चन तो मेरे को मिल ही जाएंगे, तो वो चीज अलग है। अब यहाँ क्वेश्चन ही 5-6 आने हैं और उन 5-6 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सिलेबस इतना सारा है, तो क्वेश्चन काफी कम है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ आके जीएस सेक्शन कंप्लीट होती है। तो गैस एक काम करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है एक्चुअली, इसको यहीं पे बंद करते हैं। अगला इंग्लिश और मैथ के लिए मैं दूसरी वीडियो लेके आता हूँ, इसका पार्ट 2, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ्स हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ आपसे कि अगर वो पॉलिटी के सीरीज चाहिए पूरी की पूरी और करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चाहिए तो शेयर करो। आई वांट 100 कमेंट्स। अब कैसे भी हो मेरे को नहीं पता, मैं तभी सीरीज स्टार्ट करूंगा जब मेरे को 100 कमेंट मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो स्टडी मटेरियल रिलेटेड मैंने आपको बताया था, जो भी डेटा है जैसे जीसी लियोंग है या और शॉर्ट नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डेटा वहां से उठा लो और इसकी ओएमआर शीट की पीडीएफ भी वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर गाइस अगर आपको नेट से मिल जाते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग हमको टेलीग्राम पे बता देना, मेरे पास पीडीएफ है सभी मेरे लैपटॉप में, मैं आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो बस, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, मैं अभी 1 घंटे बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसकी।